Good afternoon to all of you. Welcome to Shriram's IAS. My name is Aman Sharan, and today in our series of PYQ, one PYQ a day mains, we'll be taking up history section, which is the part of GS1, General Studies 1 of your main syllabus. Okay, and so today we'll be discussing the third question of 2024 GS1 paper, which is related to the history part, which is basically what were the events that led to the Quit India movement, point out its results. It's a very straightforward question. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में क्या इश्यूज आ सकते हैं? इश्यूज आने का यहाँ पर ये है कि देखिए, यू माइट हैव हर्ड और रेड अबाउट इट. हर्ड क्या, बाकायदा आपने पढ़ा होगा, क्योंकि जब आप मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट पढ़ते हो तो ये वाला सेक्शन जो होता है, इस पर आप वैसे भी ड्यू डिलिजेंस देके यू कवर ऑल दीज पार्ट्स. ओके, बट वाइल यू आर राइटिंग मेन्स आंसर, वहां पर किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. बिकॉज सी, you will have n number of points, 18 पॉइंट्स होंगे आपके पास, लेकिन 150 वर्ड वाला जो सेक्शन है उस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको उन्हीं को प्रेजेंट करना है. और ये क्वेश्चन एक टू पार्टर है. टू पार्टर कैसे है? केवल ये नहीं पूछा जा रहा है कि व्हाट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट, बल्कि ये भी पूछा जा रहा है कि पॉइंट आउट इट्स रिजल्ट्स. उसके रिजल्ट्स ही पॉइंट आउट करने हैं आप लोगों को. इसलिए ट्राई टू बी कॉम्प्रिहेंसिव इन योर आंसर. Why comprehensive? Because if you'll not be comprehensive, if you'll just stick to what led to the Quit India movement, then you will miss a very important part of this particular question, which is point out its results. Okay? तो जैसे कि एक स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर है यूपीएससी का, जो कि अडॉप्ट किया जा चुका है फॉर एजेस, we'll look into this question from that particular angle only. Okay? So the first angle which we need to look into that is introduction. ओके, इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितना इफेक्टिव आपका इंट्रोडक्शन होगा उतना आप आगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे बहुत ही आसानी से. ठीक है ना? तो इसमें देखने वाली बात क्या है, इंट्रोडक्शन में कौन से फैक्टर्स आप रख सकते हो कि ये क्या एक इमीडिएट डेवलपमेंट था. ओके, वॉज इट एन इमीडिएट डेवलपमेंट? नो, ऑफ कोर्स. ओके, और साथ में दूसरा पार्ट क्या है? इट वॉज ए कल्मिनेशन. ठीक है, तो ये बेसिकली द सुर रहेगा आपके इंट्रोडक्शन का. क्यों रहेगा ये सुर? व्हाई यू नीड टू अडॉप्ट दिस पर्टिकुलर पैटर्न इन इंट्रोडक्शन? क्योंकि यहां से आप ट्रांजिशन ले सकते हो इनटू द रियल आंसर, विच इज द बॉडी. ओके, इसके अलावा आप और क्या मेंशन कर सकते हो इंट्रोडक्शन में? सी, आई डोंट बिलीव इन गिविंग यू द एग्जैक्ट इंट्रोडक्शन, व्हाट कुड बी द राइट इंट्रोडक्शन, बिकॉज देयर आर n number of material in the market which can tell you about how to start this introduction. But I want to tell you is that देखिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन आने की चांसेस कम है. हाँ, ये बात जरूर है कि इस थीम पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आ सकता है आपको. तो ऐसे केस में किस तरीके से अपने इंट्रोडक्शन को आप कैची बना सकते हो, हमें उसके बारे में बात करनी है. तो इसलिए इस तरीके से ब्रेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत स्पेसिफिकली आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट. तो आपको ये मेंशन करना जरूरी है कि कोई इमीडिएट डेवलपमेंट नहीं था, बल्कि कल्बिनेशन ऑफ इवेंट्स था. और फिर यू विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स विच लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट. गॉट इट? इसके अलावा आप डेट मेंशन कर सकते हो फॉर वैल्यू एडिशन इन इंट्रोडक्शन. इस तरह की नोवेल्टी आप ऐड कर सकते हो, गोवलिया टैंक के बारे में बात कर सकते हो, इस तरह की चीजें आप मेंशन कर सकते हो इन योर इंट्रोडक्शन. बट व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट, देखिए, एक 150 वर्ड आंसर के अंदर योर इंट्रोडक्शन शुडंट बी मोर देन 25 to 30 वर्ड्स. So be very, what we can say, I don't want to say miser about it, but be very efficient with your introduction. Don't waste too many words, because trust me, in the body of this answer you will have to use, I would like to tell you that कि वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा बहुत सारे वर्ड्स, और वहां पर you need to control your word limit. So that's why try to keep your introduction very crisp and precise and very pointed. और इस वाले पॉइंट को अगर आप मेंशन कर देते हो कि immediate development नहीं था, बल्कि it was a culmination of various political events, तो आपकी बात सफाइस हो जाएगी. Okay, you'll be suffice. Okay, now the next thing is body. Okay, now body, as far as body is concerned, तो देखो, इस बॉडी के अंदर टू पार्टर है. पहला है
व्हाट लेड टू, और जो व्हाट लेड टू है इसमें कुछ चीजें जो है वो आप मेंशन कर सकते हो। ओके, व्हाट लेड टू में क्या आएगा, जैसे कि पहला आएगा फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्यों? क्रिप्स मिशन ने क्या बोला? क्रिप्स मिशन ने, इट वाज बेसिकली सेंट सो एज टू गैदर इंडिया सपोर्ट फॉर वर्ल्ड वॉर टू। इंग्लैंड की पोजीशन कुछ खास नहीं थी, इंग्लैंड पोजीशन वाज ड्विंडलिंग इन फ्रंट ऑफ द जर्मनी। ओके, जर्मनी इटली जो अलायंस था इनके अगेंस्ट इनकी जो स्टैंडिंग थी वो वीक होती जा रही थी। सो दैट्स व्हाई दे सेंट क्रिप्स मिशन टू गेन इंडियाज कॉन्फिडेंस और इंडियन नेशनलिस्ट कॉन्फिडेंस, या बेसिकली कांग्रेस's कॉन्फिडेंस। Congress used to represent the maximum part of Indian national movement, so that's why they were sent for that purpose only. लेकिन क्या प्रॉब्लम थी उसके साथ? क्रिप्स मिशन ने क्या ऑफर किया? पोस्ट वॉर डोमिनियन स्टेटस, और क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दैट टू पोस्ट वॉर। Once India or Indian National Congress supports the British government in the World War II efforts, so after that these two things will be granted. बट क्या ये सफाइस था? डोमिनियन स्टेटस तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1920s में मांग रही थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे ही मांग रही थी। सो दैट्स व्हाई द कांग्रेस वाज नॉट रेडी टू इट, क्योंकि कोई रियल पावर शेयरिंग नहीं थी यहां पे। देयर वाज नो रियल पावर शेयरिंग। आर यू गेटिंग मी? सो चूंकि कोई रियल पावर शेयरिंग नहीं थी, इसलिए कांग्रेस रिजेक्टेड इट एंड इट बिकेम वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट गांधी जी कॉल्ड फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके अलावा और क्या फैक्टर्स थे? इसके अलावा और फैक्टर्स आप देखोगे तो इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 था। ठीक है ना, इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 से बेसिकली मतलब यह है, इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 से बेसिकली मतलब यह है दैट क्या है इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2? वर्ल्ड वॉर 2 का बेसिक इंपैक्ट ये था कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल क्राइसिस, एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी इंडिया में। किस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी? जो सारे के सारे रिसोर्सेज थे, वैसे तो यू ऑल नो दैट ब्रिटिश कॉलोनियल पावर वैसे भी एक्सप्लॉइटेटिव बाय नेचर है, बट वर्ल्ड वॉर 2 तो और एक ग्रेव सिचुएशन है फॉर देम ऑल्सो। सो व्हाट दे डिड इज दैट दे, व्हाट वी कैन से, दे डाइवर्टेड ऑल द फंड्स, ऑल द रिसोर्सेज टुवर्ड्स द ब्रिटिश आर्मी। और इस कारण से एक ह्यूमन इंड्यूस फेमाइन आ गया था बंगाल के अंदर, और हर तरह के इश्यूज आ गए थे, प्राइस राइज हो गया था, एंड एनीवे इंडियंस वर नॉट दैट रिच एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। सो दैट्स व्हाई इट वाज वन ऑफ द रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। Another one was Japanese threat. And British vulnerability. Japanese threat and British vulnerability. Why? See, the thing is, जापानीज जो थे, जापानीज आर्मी जो थी, वो बर्मा तक जीत चुकी थी। So once they have reached Burma, now the Indians, the concerned Indians, or basically the Indian nationalists, they were concerned about the implications of Japanese invasion on India. And they thought that कि British जो है, they are vulnerable against Japanese. So that's why they wanted to take the reign in their own hand, and that's why they wanted the real power, so that they can fight against the Japanese. So that was one of the reasons because of which Quit India movement started. और जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो इसी बीच में बनी थी। कैसे? जापानीज आर्मी बर्मा में, जो ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियंस थे, जो वहां पर प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उनसे लेकर सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिएटेड इंडियन नेशनल आर्मी, एंड दैट इज हाउ that came into picture. But as far the nationalists which are in India are concerned, they were concerned about British vulnerability against Japanese forces. So that's what one of the reasons of this thing. इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा है एक और चीज कि नेशनलिस्ट सर्ज। क्या है नेशनलिस्ट सर्ज? आप समझिए इस बात को। उसके पहले जो मास मूवमेंट हुआ था वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था 1930s में, अर्ली 1930s में।
ओके, इसके बाद 42 आ गया था और एक बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ था, कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा था और इस तरह की चीजें हो रही थी। इसके बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आया 1935, जिसके बाद कांग्रेस मिनिस्ट्रीज भी बनी। उसके बाद बिना इंडियंस के परमिशन के जब इंडियंस को वर्ल्ड वॉर 2 में झोंक दिया गया तो कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइंड इन 1939। ओके, तो एक बहुत बड़ा पोर्शन बीत गया था इसमें कि नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं ड्विंडल हो गया था और जो नेशनलिस्ट थे, जो यंग ब्लड थे, लाइक जेपी एंड लोहिया एंड ऑल दीज काइंड ऑफ पीपल, दीज पीपल wanted a huge national movement so that we could be independent of British forces और British colonial power। तो इन लोगों ने भी assertive रोल अपनाया, नेशनल सर्ज इसी को बोलते हैं, जिसके अंतर्गत की इंडियन क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसको इनिशिएट किया गया। ओके, सो दिस वाज वन ऑफ द फैक्टर्स बिकॉज ऑफ दैट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि गांधी जी का डिसाइसिव डिसीजन, गांधी जी's decisive move because of do or die, करो या मरो। गांधी जी ऑफ कोर्स उस टाइम तक वो काफी एस्टैब्लिश नेता बन चुके थे, सबसे बड़े लीडर थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शायद वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स में वो आते थे। और व्हेन गांधी जी रियलाइज कि अब और इस चीज को हम आगे बढ़ा नहीं सकते, एंड ब्रिटिशर्स आर जस्ट आफ्टर द फेलियर ऑफ टिप्स मिशन, when Gandhi realized that British are just mollycoddling and they are not beating around the bush and they are not coming on the point, गांधी जी urged for the first time do or die, जिसमें कहीं ना कहीं अंडरटोन था वायलेंस का भी, जो कि इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन बिटवीन द इंटेलेक्चुअल्स, बिटवीन द हिस्टोरियंस, कि डिड गांधी जी रियली बिलीव और डिड गांधी जी रियली अर्ज फॉर वायलेंस और नॉट। बट स्टिल फॉर अस यूपीएससी एस्पिरेंट्स ये डू और डाई जो है इसमें हम नुआंस ढूंढते हैं वायलेंस का भी। सो दैट्स व्हाई गांधी जी डिसाइसिव टेक, डिसाइसिव मूव अबाउट डू और डाई, दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हिच लेड टू द अनाउंसमेंट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, तो ये 5 पॉइंट्स है, 5 मेजर पॉइंट्स है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पॉइंट्स और भी सारे बन जाएंगे बट यू नीड टू सम अप योर आंसर इन 150 वर्ड्स। दैट्स व्हाई दीस 5 पॉइंट्स नीड टू बी मेंशन्ड इन एनी वे यू वांट इट टू बी, बट सीक्वेंस भी आप चेंज कर सकते हो। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि ये 5 पॉइंट्स आप मिस ना करो। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज द रिजल्ट्स। ओके, क्या रिजल्ट्स थे? ओके, जो रिजल्ट्स वाला पार्ट है, I'll just keep it in the middle. रिजल्ट्स, ठीक है। आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि इस तरीके से अगर आप बबल चार्ट बनाते हो एग्जाम के अंदर, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये कहीं ना कहीं आपके वर्ड लिमिट से स्टिक होने की एक निंजा टेक्निक है। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड इवन इफ यू आर स्टिकिंग टू दिस, एक पैरा के अंदर सारे पॉइंट्स को समराइज जरूर करिएगा। एक छोटा सा पैरा लिख दीजिएगा आफ्टर दिस फ्लो चार्ट, जिसमें कि आप समराइज कर दीजिएगा अपने आंसर को, जितने भी पॉइंट्स हैं, एंड योर वर्क इज डन। ठीक है, पहला रिजल्ट क्या था? वाइड स्प्रेड रिप्रेशन। ठीक है, 24 आवर्स के अंदर जितने भी बड़े लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। ओके, जितने भी मेजर लीडर्स थे, गांधी जी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ओके, विच विद वॉट एवर टाइटल दे आर कॉल्ड, बट दीज ऑल लीडर्स वर अरेस्टेड। ओके, तो ये था इमीडिएट रिप्रेशन। ठीक है, वाइड स्प्रेड रिप्रेशन जो हुआ था, इसमें सारे नेताओं को बंदी बना लिया गया था। ठीक है ना। बट इससे क्या हुआ? इससे हम आते हैं दूसरे रिजल्ट पर, जो कि बेसिकली ये है कि एक लीडरलेस मूवमेंट स्टार्ट हो गया, जिसका जो इंपैक्ट था या फिर जिसका जो नेचर था वो थोड़ा मिलिटेंट भी था बाय नेचर। कैसे मिलिटेंट था? जैसे कि जेपी जयप्रकाश नारायण द्वारा बनाए गए आजाद दस्ता जैसे यूनिट्स, जो कि एमिनिशंस के थ्रू ब्रिटिशर्स के साथ फाइट कर रहे थे। ओके, इसके अलावा अंडरग्राउंड रेडियो उषा पटेल और इन सब के, उषा मेहता और इनके द्वारा। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो हैं वो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस तरह की चीजें जो हैं उस टाइम पे पाई गई थी। और ये जो लीडरलेस मूवमेंट था, एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसमें वायलेंस हो पा रहा था। ठीक है ना, मास अपराइजिंग थी बट लीडरलेस था।
ओके, मास अपराइजिंग तो थी, लेकिन मैनेज कौन कर रहा था? ये सेकेंड फिडल या थर्ड फिडल के लीडर्स जो अभी यंग थे, लोहिया हो गए, हमारे जयप्रकाश नारायण हो गए, इस तरह के नेता जो थे वो उस टाइम पे पिक्चर में आगे आ गए थे। और वो चूंकि उनको कन्वेंशनल लीडरशिप की आदत नहीं थी, इसलिए इट वाज नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड बट इट वाज वाइड स्प्रेड। ओके, एंड साथ ही साथ मिलिटेंट नेचर भी था। तो ये बातें मेंशन करना बहुत जरूरी है कि मिलिटेंट बाय नेचर, और इसको आप सब्सटेंशिएट कर सकते हो आजाद दस्ता जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू। गेटिंग इट? इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और फॉर्मेशन ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट्स बेसिकली क्या था कि काफी सारे एरियाज जो थे हमारे महाराष्ट्र में, सतारा में, या तमलुक बंगाल में, या बलिया में चिट्टू पांडे के द्वारा, इन सब जगहों पर क्या हुआ था, पैरेलल गवर्नमेंट्स बना दी गई थी। कैसी पैरेलल गवर्नमेंट्स? प्रांतीय सरकार, जातीय सरकार, शॉर्ट लिव्ड थी ये, ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों तक चली, लेकिन बेसिकली ये आप इस बात को समझिए कि एक तरीके का व्हाट वी कैन से एक प्रूफ है इस बात का कि ब्रिटिशर्स की जो लेजिटिमेसी थी वो खत्म होती जा रही थी। ओके, और जो इंडियंस हैं दे बिकेम सो असर्टिव in their thoughts and ideas and nationalistic activities that they made parallel governments, parallel government बना के वो खुद ही सरकार चला रहे थे। ओके, और यहां पर आपको ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि इन चीजों को आपको सब्सटेंशिएट करेंगे आप थ्रू द नेम्स ऑफ दोज पैरेलल गवर्नमेंट्स लाइक प्रांतीय सरकार और जातीय सरकार। ठीक है, इनको आप सब्सटेंशिएट जरूर करिएगा। अनलेस एंड अनटिल यू सब्सटेंशिएटेड you will not be getting good marks, because the thing is substantiation is जरूरी in these kind of cases। और ऐसा नहीं कि नाम आप जानते नहीं है, बहुत easy to remember चीजें हैं, और शायद प्री की प्रिपरेशन के टाइम पे आप ये चीजें वैसे भी याद की होगी आपने, तो just apply it in this particular answer। इसके अलावा और क्या नेक्स्ट पॉइंट था? नेक्स्ट पॉइंट था कि जो ब्रिटिश लेजिटिमेसी थी वो खत्म हो रही थी। dwindling ब्रिटिश लेजिटिमेसी। ठीक है, क्यों? साफ दिखता है, आप समझिए फॉर्मेशन ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट हो रहा है, और ब्रिटिशर्स इस देश को कैसे गुलाम रख पाए थे? इंडियंस के द्वारा ही। और जब इंडियंस इनके अगेंस्ट खड़े होने लग गए, क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे बड़े मास मूवमेंट में, जो कि लीडरलेस था, गांधी जी अरेस्टेड थे, सारे बड़े नेता अरेस्टेड थे, उस टाइम पे लोगों ने खुद ही अपने दम पर एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला लिया, तो उस टाइम पर लेजिटिमेसी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो बहुत ही कम हो गई। और इस बात को जानना भी बहुत जरूरी है कि इस चीज को मेंशन जब आप करेंगे तो बेसिकली व्हाट यू ट्राइंग टू टेल इज दैट इट वाज वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ऐसा नहीं क्विट इंडिया मूवमेंट रिप्रेस नहीं हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ कोर्स रिप्रेस हो गया, लेकिन उसकी रिप्रेशन के साथ साथ एक बात और प्रूव हो गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अपनी लेजिटिमेसी खत्म कर चुका है। और साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि जो आईएनए ट्रायल्स हुए या फिर रॉयल इंडियन नेवी के जो म्यूटिनी हुई, रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी जो हुई बॉम्बे में, इन सब चीजों ने बेसिकली इन द टॉप ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट लेड टू इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसके अलावा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है ब्रेकडाउन ऑफ ब्रिटिश लेजिटिमेसी, और उसके अलावा पेव्ड द वे फॉर इंडिपेंडेंस, कि कहीं ना कहीं एक रिजल्ट जो था क्विट इंडिया मूवमेंट का वो पेव्ड द वे फॉर इंडिपेंडेंस भी था। Immediately after the curbing of Quit India movement, it doesn't happen कि we got independence in 47। Quit India movement उसके बहुत पहले कर्ब हो चुका था, लेकिन one of the results of that Quit India movement was, along with Royal Indian Naval mutiny and INA trials and all these things, that Britishers had to leave India। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें लग गया था कि अब वो और आगे राज नहीं कर सकते, बिकॉज इस देश के लोग जो है वो जाग गए। Got it? तो इस तरीके से you can make a very profound and very holistic within the word limit a good body of the question. Okay? And the next one is, of course, the next and very important part is the conclusion. The conclusion. अब कंक्लूजन के अंदर क्या होगा बेसिकली कि समरी तो आप रखोगे ही, उसके बाद आपको यह लिखना बहुत जरूरी है कि इग्निशन ऑफ द फाइनल स्पार्क। ठीक है, इग्निशन ऑफ द फाइनल स्पार्क मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ignition of the final spark. और क्या है ये फाइनल स्पार्क? फाइनल स्पार्क टू गेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस विच वी अचीव्ड ऑन 15 अगस्त 1947 1947. तो इसके लिए जो इग्निशन है वो क्विट इंडिया मूवमेंट ही लेकर आया था. ये मेंशन जब आप करोगे अपने कंक्लूजन में तो एक वैल्यू एडिशन रहेगा, बिकॉज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज नॉट दैट डिफिकल्ट. What is difficult exactly in this particular answer? The answer is to summarize your answer or to represent or to write your answer in less than 150 words or in 150 words. If you're able to achieve it on the basis of this particular session, then it will be really good. Okay, that's it for today's session. Thank you.